Good morning students, I am Dr. Indramal Goyal. Today in this video, we will discuss about use of goods purchased otherwise than sale. It is one of the important concept because the goods is generally purchased for sale at higher rate and to earn profit. But sometimes the goods purchased is not sold, but it is used or applied for some other purposes, intentionally or unintentionally. हमारा आज का हेडिंग है यूज ऑफ गुड्स परचेज अदरवाइज देन सेल. अदरवाइज देन सेल हिंदी में बोलेंगे क्रय किए गए माल का विक्रय के अलावा अन्य प्रयोग यानी कि माल से तात्पर्य उस वस्तु से है जो कि अधिक मूल्य पर, क्रय मूल्य से ज्यादा मूल्य पर बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदी जाती है. So goods is the subject matter of trade which is purchased with a view to sell at a higher rate and to earn profit for our business. But sometimes the goods purchased is not sold, it is used, it is applied for some other purposes. What are those other purposes? जैसे number 1, goods given as charity. दान में देना पड़ता है माल कभी. If you are businessman, then you are earning profit by working with the society. Then sometime you have to give donation or charity. तो माल भी दान में, गुड्स गिवन एज चैरिटी. कभी कभी हो जाता है गुड्स लॉस बाय फायर. तो आपने माल खरीदा तो था बेचने के लिए, लेकिन वो आग से नष्ट हो गया. गुड्स लॉस बाय थेफ्ट. गुड्स लॉस बाय थेफ्ट. आप बिजनेसमैन हैं, माल का कभी कभी चोरी भी हो जाती है, तो गुड्स लॉस बाय थेफ्ट. गुड्स लॉस बाय फ्लड. बाढ़ में माल बह गया, लॉस बाय फ्लड. गुड्स लॉस बाय अर्थक्वेक. नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. तो ये सारे आप पॉइंट नोट कर लें. इन सब की में ना एंट्री कैसे बनती है, एक ही कॉन्सेप्ट है और एक एंट्री बनेगी. कैसे बनेगी? इन अलग अलग सिचुएशन में. आपके जो जर्नल एंट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये एक ही पॉइंट अलग अलग एक एक क्वेश्चन हो सकता है. मैं आपको इनको सबको एक कंबाइंड फॉर्म में समझा देता हूँ. गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स की लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय अर्थक्वेक. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. फिर गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. तो कभी कभी हमें माल का भी आहरण करना पड़ता है दुकान में से निजी काम के लिए. फिर गुड्स गिवन एज वेजेस टू द वर्कर्स. गुड्स गिवन एज वेजेस टू वर्कर्स. जो हमारे कर्मचारी हैं, लेबरर हैं, उनको भी है ना काम के बदले में कभी कभी हम पैसा नहीं देकर माल दे सकते हैं हमारा, ताकि उनका काम हो जाए, हमारे को पैसा नहीं देना पड़े. गुड्स नेक्स्ट है हमारा गुड्स गिवन एज सैलरी टू एम्प्लॉई. हमारे जो सैलराइड स्टाफ है उनको भी है ना हम माल दे सकते हैं पैसे के बदले में, सैलरी के बदले में. फिर है ना गुड्स
used for installation of machinery, INSTALLA, इंस्टॉलेशन मशीनरी की स्थापना के लिए कोई माल हम दुकान से लेकर काम में लेते हैं। गुड्स यूज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। नेक्स्ट है गुड्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अगर आप कोई इस तरह का मटेरियल में डील करते हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम आता है, आप अगर अपना बिजनेस का बिल्डिंग बना रहे हैं और उसमें आपने माल काम में ले लिया, तो गुड्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो आपके अलग अलग ऐसे क्वेश्चन आते हैं। व्हाट विल बी जर्नल एंट्री फॉर गुड्स गिवन एट चैरिटी, गुड्स लॉस बाय फायर। तो मैं इसकी अलग अलग एंट्री बताऊंगा। और ये देखो, जब हमने माल खरीदा था तो क्या एंट्री करी थी? हमने किया था परचेज अकाउंट डेबिट। और जब हम माल बेचते हैं तो वही माल जब बेचते हैं तो अपन लिखते हैं टू सेल्स। कब? जब माल को बेचते हैं, लाभ कमाते हैं। लेकिन ये जो होता है, ये सारे जो यूज हैं, ये सब हमेशा लागत मूल्य पे होंगे और इनमें हम परचेज अकाउंट को हमेशा करेंगे। इन ऑल जर्नल एंट्रीज, इन ऑल सच ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स, वी विल ऑलवेज क्रेडिट परचेज अकाउंट। इन सभी व्यवहारों में डेबिट तो ये होंगे इंडिविजुअल आइटम और क्रेडिट में हमेशा टू परचेज आएगा। और लिख देंगे दी गुड्स। जैसे मान लो चैरिटी में दिया माल, तो हमारी एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। माल दिया, अगर रोकड़ दिया तो एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, टू बैंक। लेकिन अगर आपने माल दान में दिया तो एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर आपका माल आग से नष्ट हो गया तब हमारी एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, इन सब में टू परचेज आएगा। अगर माल चोरी हो गया, क्वेश्चन में बोला गिव जर्नल एंट्री फॉर गुड्स लॉस बाय थेफ्ट रुपीज 5000, तो एंट्री क्या बनाओगे? गुड्स लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, राइट। फिर है गुड्स लॉस बाय फ्लड। अगर बाढ़ में माल पानी में बह गया है ना, ज्यादा पानी आए तो ऐसा हो जाता है, तो एंट्री क्या बनेगी? गुड्स लॉस बाय फ्लड अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, टू परचेज मतलब परचेज को माल खरीदा था तो डेबिट किया था, अब जब माल को नष्ट हो गया तो टू परचेज। फिर है जैसे गुड्स लॉस बाय अर्थक्वेक, भूकंप में माल खराब हो जाए, माल लॉस हो जाए, तो हम क्या करेंगे? लॉस बाय अर्थक्वेक अकाउंट डेबिट टू परचेज। सब में देखो टू परचेज आता है। फिर अगर आए कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल की एंट्री बनाओ तो क्या करोगे? फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, या फ्री सैंपल की जगह आप लिख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। Free sample are distributed to the customers, to the new customers, to enable them to use our product and get satisfaction. If they will be satisfied from our new product, then only they will purchase. So sometimes some large scale companies provide free sample to the prospective customers to give them an opportunity to use the product and then decide to buy or not to buy that product. तो ये फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट में टू परचेज होगा एंट्री। फिर अगर आपने गुड्स ड्रॉन को पर्सनल यूज किया तो ड्राइंग का मैंने आपको बताया था, ड्राइंग एक पर्सनल एक्सपेंसेस है, ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा। ड्राइंग कैश का हो सकता है, गुड्स का हो सकता है, सर्विसेज का हो सकता है, एसेट्स का हो सकता है। अगर आपने गुड्स का ड्राइंग किया पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से, तब हमारी एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, है कि? तो टू परचेज आया यहाँ पे भी। फिर अगर मान लो आपका गुड्स गिवन एज वेजेस टू द वर्कर्स है, तो वर्कर्स को हम वेजेस देते हैं। वर्कर्स कौन होते हैं? दोज हु आर नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सन्स एंड दे आर वर्किंग इन आवर कंपनी एंड देयर नेचर ऑफ जॉब इज फिजिकल, तो उनको जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है ना, दैट इज कॉल्ड एज वेजेज। अगर हम वेजेज पेमेंट करते हैं, मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करते हैं, तब हम बोलते हैं वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेज टू बैंक। लेकिन अगर कुछ मजदूरों को काम के बदले में, मजदूरी के बदले में पैसे नहीं देकर हमने हमारा बिजनेस में से माल दे दिया, तब एंट्री क्या बनेगी? वेजेज अकाउंट डेबिट टू परचेज।
वेजेज अकाउंट डेबिट टू परचेज बीइंग गुड्स गिवन एज वेजेज। ऐसे ही सैलरी, गुड्स गिवन एज सैलरी टू एम्प्लॉय। तो वेजेज एंड सैलरी में डिफरेंस होता है। सैलरी इज पेबल टू द एम्प्लॉइज and employees works in office. Employees are trained and professionally qualified and educated persons, and salary is comparatively higher than wages. तो सैलरी के बदले में भी कभी कभी हमारे बिजनेस के जो कर्मचारी हैं, ऑफिस कर्मचारी हैं, उनको भी सैलरी के अगेंस्ट में कुछ रुपया रोकड़ में नहीं देकर हम माल दे सकते हैं उतने मूल्य का। तो अगर हम एम्प्लॉय को सैलरी के बदले में माल देंगे तब क्या एंट्री बनेगी? इट विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो सैलरी टू परचेज ही जाएगी। फिर है गुड्स यूज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अगर मान लीजिए आप बिजनेस के लिए कोई मशीन एस्टेब्लिश करना चाहते हो, उसमें कई सारा एसेसरी चाहिए, कुछ ऐसे मटेरियल चाहिए जो आपके बिजनेस में है, जो आपके बिजनेस में खरीदे और बेचे जाते हैं, और वो आपने अपनी दुकान से ही माल लेकर मशीनरी की स्थापना के लिए काम में ले लिया, तो ये मशीनरी की कॉस्ट में जोड़ा जाएगा और परचेज आपका घट जाएगा। इसलिए हमारी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। एक्सपेंसेज इनकर्ड ऑन एनी मशीनरी और बिल्डिंग बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इट्स कमर्शियल यूज बिफोर इट इज पुट टू यूज इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। इट ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। तो इसलिए अगर आपने दुकान में से कोई माल मशीनरी की स्थापना के लिए काम में लिया है तो मशीनरी की लागत में जुड़ेगा, वो कैपिटलाइज होगा, क्योंकि मशीन को चालू करने से पहले जो भी खर्च होते हैं ना वो सारे कैपिटलाइज होते हैं। चाहे मशीनरी का लाने का भाड़ा हो, चाहे लोडिंग और अनलोडिंग चार्ज हो, चाहे किसी मैकेनिक को दिया जाने वाला रेम्यूनरेशन हो जो मशीन को एस्टेब्लिश करता है, या मशीन को एस्टेब्लिश करने के लिए जो एसेसरी, जो सामान सामग्री मटेरियल काम आता है, वो सब उसकी लागत में जोड़ा जाता है। तो इसलिए इफ द goods is used for installation of machinery, then the entry will be machinery account debit to purchase, right? इसी तरह से लास्ट है goods used for construction of building. अगर आप कोई ऐसा बिजनेसमैन है जहाँ आपका जो प्रोडक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, और अगर आपने कोई बिल्डिंग बनाया है बिजनेस के लिए और उस बिल्डिंग के लिए जो मटेरियल चाहिए वो आप अपनी दुकान में से ही ले लिया, काम में ले लिया, तो वो बिल्डिंग की कॉस्ट में बढ़ेगा और आपका परचेज का कॉस्ट घट जाएगी, और इसलिए एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट है टू परचेज। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ गुड्स परचेज बाय ए बिजनेस व्हिच इज अदरवाइज देन सेल्स। क्रय किए गए माल का विक्रय के अलावा अन्य प्रयोग। कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। ठीक है, तो ये इन सब की अगर अलग अलग एंट्री बना सकते हैं, जैसा अगर जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री करनी है। मैं तो है ना इन सब की एक कंबाइंड एंट्री आपको बना के बता रहा हूं, एक पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये जो नंबर 1 है, पहला गुड्स गिवन है चैरिटी, तो एंट्री क्या होगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। मैं लास्ट में लिख दूंगा सारी एंट्री के लिए। अगर एक साथ होती है तो ऐसा होगा, कंपाउंड एंट्री बन जाएगी, और इंडिविजुअल आइटम है तो चैरिटी टू परचेज, सैलरी टू परचेज, वेजेस टू परचेज, है ना, फ्री सैंपल टू परचेज, ऐसे करना। तो यहाँ चैरिटी अकाउंट पहला पॉइंट है चैरिटी, तो मैं लिख रहा हूँ चैरिटी अकाउंट डेबिट। दूसरा है लॉस बाय फायर, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। दूसरा है हमारा लॉस बाय थेफ्ट, तीसरा तो मैं लिख रहा हूं लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। फिर चौथा है लॉस बाय फ्लड, तो मैं यहां लिखूंगा लॉस बाय फ्लड अकाउंट डेबिट। फिर फिफ्थ है लॉस बाय अर्थक्वेक, तो एंट्री विल बी लॉस बाय अर्थक्वेक अकाउंट डेबिट। अर्थक्वेक अकाउंट डेबिट। फिर अगर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल है तो आप फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट लिख सकते हैं या एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं फ्री सैंपल ही लिख रहा हूँ, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। फिर जो हो गया गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है तो उसके लिए हम लिखेंगे क्या?
ड्रॉइंग अकाउंटेंट। और उसके बाद अगर आपने गुड्स गिवन एज वेजेस टू द वर्कर्स है तब हमारी एंट्री होगी वेजेज अकाउंटेंट। अगर आपने माल सैलरी के रूप में एम्प्लॉइज को दिया है तब हमारी एंट्री होगी सैलरी अकाउंटेंट टू परचेज। यहाँ देखो हमें सैलरी अकाउंटेंट। फिर अगर आपने माल मशीनरी के लिए काम में लिया है तो एंट्री होगी हमारी मशीनरी अकाउंटेंट। अगर आपने माल बिल्डिंग बनाने में काम में लिया है तो हमारी एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। और ये सब डेबिट होगा और क्या आएगा टू परचेज, टू परचेज अकाउंट। नरेशन लिख दो कि बीइंग गुड्स यूज्ड। तो ये मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक साथ एक एंट्री बनाई है। एग्जाम में आपके जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो जर्नल एंट्री है उसका इंडिविजुअल अमाउंट दे रखा होगा। इतने 11 में से एक आध कोई पॉइंट होता है, 2 पॉइंट होता है कि गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल रुपीज 5000, गुड्स गिवन एज चैरिटी रुपीज 2000। एंट्री बनाओ तो क्या हो जाएगी, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये कंपाउंड एंट्री बन जाएगी। और इतने सारे एक साथ हो तो ये एंट्री बन जाएगी, ये सब डेबिट एंड टू परचेज हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं यूज ऑफ गुड्स परचेज अदरवाइज देन सेल, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक साथ हमारी 11 स्पेशल एंट्रीज हो गई हैं इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। अब ये जो गुड्स लॉस बाय फायर हुआ वो अनइंश्योर्ड था। इसी के साथ मैं अब आपको बताऊंगा इंश्योर्ड, व्हेन द इंश्योर्ड गुड्स इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, राइट। तो इसके लिए मैं ये मिटा रहा हूं, इंश्योर्ड गुड्स इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। You know, insurance is a contract between the business and insurance company to make good the loss on account of the reason which is mentioned in their insurance agreement. Insurance का मतलब होता है बीमा। बीमा का आपने नाम सुना होगा। Being a student of commerce, you must know what is role of insurance company in promoting business and industry. बीमा एक सुरक्षा का कवच है। बीमा एक आग्रह की वस्तु है। बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है और बीमा उस वस्तु और संपत्ति का किया जाता है जिसका कि फ्यूचर में किसी दुर्घटना के कारण हानि होने की संभावना होती है। यदि किसी क्षेत्र में किसी माल या संपत्ति के नुकसान होने का, लॉस होने का सर्टेनिटी होती है तो उसका बीमा नहीं होगा। बीमा सदैव वहाँ उन परिस्थितियों में होता है जहाँ माल या संपत्ति या जीवन के जाने की, माल या संपत्ति का दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना होती है। तो बीमा कंपनी भी रिस्क, क्योंकि दोनों की रिस्क होती है, तो बीमा कंपनी आपका बीमा करके आपकी संपत्ति, आपका माल को रिप्लेस करने का, आपका संपत्ति या माल का पूरा मूल्य देने का आश्वासन देती है, लेकिन इसके बदले में एक छोटा सा प्रीमियम लेती है। जैसे मान लीजिए किसी का 5 लाख रुपए की कार है तो बीमा कंपनी आपसे 1 साल का सिर्फ 10,000 रुपया प्रीमियम लेगी, और अगर वो कार चोरी हो गई, कार एक्सीडेंट में डैमेज हो गई तो बीमा कंपनी आपको पूरे 5 लाख रुपए देगी। ये है इंश्योरेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज। इसलिए कई बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनका रेजिडेंशियल एकोमोडेशन कहीं और होता है और फैक्ट्रीज, कंपनी जो होती है वो इंडस्ट्रियल एरिया में होती है,
far away from their residence and they cannot keep constant eyes on all ongoing activities. इसलिए ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनका अलग अलग जगहों पर लाखों रुपए का करोड़ों रुपए का माल पड़ा हुआ होता है, जिसकी चोरी होने की, पानी से क्षतिग्रस्त होने की, आग लग जाने पर और नुकसान हो जाने की संभावना होती है, तो इस सब से बचने का उपाय है बीमा, इंश्योरेंस. So insurance is a contract of indemnity between the insurance company and the insured party to make good the loss, to indemnify the loss which arises due to the reasons which are mentioned in insurance policy. And for this purpose, insurance company charge certain amount as insurance premium, which may be 2 to 5% or 10% or 15% of total value of the goods or assets according to the nature of the goods. व्यवसाय के सामग्री का, माल का, संपत्ति का जैसी प्रकृति होती है, उसमें नुकसान होने की जो संभावना होती है, उसके आधार पे बीमा कंपनी प्रीमियम का निर्धारण करती है. तो अगर एक बीमा कंपनी किसी व्यवसाय का, माल का या संपत्ति का बीमा करा हुआ है, तो इससे क्या फायदा होगा? आपको उस नुकसान की भरपाई, उस नुकसान का जो पूरी रिकवरी आपको बीमा कंपनी से मिलेगी, तो आप बड़ी हानि से बच जाते हैं. अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए से कोई व्यापार शुरू करा और अगर आपने बीमा नहीं कराया और उस दुकान में आग लग गई, तो आपका पूरा 10 लाख रुपए का माल नष्ट हो गया और आप जो 10 लाख रुपए के जो मालिक थे वो अब आपका जीरो वैल्यू हो गई. इसलिए बीमा करवाना भी जरूरी है. तो बीमा कराने के लिए हम बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं. तो देखिए, अगर आपने बीमा कराया हुआ है और फिर अगर माल आग से नष्ट हो जाता है, तो बताइए क्या एंट्री होगी? इसके लिए देखो 4 स्टेप्स हैं. पहला हेडिंग डाल देंगे, इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर. इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर, जब बीमित माल आग से नष्ट हो जाता है. तो देखिए, अगर आपने बीमा करा लिया है तो आग से माल नष्ट हो जाए तो बीमा कंपनी आपको देगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आग लग जाए तो आप चुपचाप देखते रहोगे. नहीं, मेरा नुकसान नहीं है, ये तो बीमा कंपनी का नुकसान हो रहा है, मैं क्या करूं? नो, इट इज द पार्ट ऑफ योर ड्यूटी टू टेक ऑल फायर प्रिवेंटिव मेजर्स इमीडिएटली एंड यू मस्ट कॉल टू द फायर ब्रिगेड, यू मस्ट कॉल टू द इंश्योरेंस कंपनी so that they will also send their officers to observe situation of the fire. They will also try to take all remedial measures to prevent the fires, and they will give their report to the insurance company on behalf of the insurance company. So what are the first steps to be taken on occurrence of fire in the business premises? तो पहला स्टेप है, we must take all fire preventive measures. We must ask the people available to take all remedial measure. आग में बुझाने के लिए पानी डालना है, मिट्टी डालना है, फायर एक्सटिंग्विशर खोल के उससे रोकने का प्रयास करना है और इमीडिएटली आपको फायर ब्रिगेड को भी कॉल करना ताकि वाटर टैंक से उसे आपको पानी डालकर आग को बुझाया जा सके, और इमीडिएटली आपको इंश्योरेंस कंपनी को भी इन्फॉर्म करना है क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी का लॉस है. तो जो इन्फॉर्म करेंगे उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी. जब आपका माल बिजनेस में आग से नष्ट हो गया तो आप उसकी एंट्री करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज. तो पहली एंट्री ऑन अकरेंस ऑफ फायर, ऑन अकरेंस ऑफ फायर हमारी पहली एंट्री होगी क्या? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, डेबिट टू परचेज. मान लीजिए आपका 50,000 का माल है वो आग से नष्ट हो गया, तो ये हमारी पहली एंट्री होगी, बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर. गुड्स लॉस बाय फायर इज 50,000. तो आपकी फर्स्ट एंट्री होगी ऑन अकरेंस ऑफ फायर, गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, नरेशन बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर. और अब आप क्या करोगे? सबका 10 दिन बाद में आप पूरा अपना स्टॉक का वैल्यूएशन करके जो है ना इसका आप क्लेम करेंगे. जब आप इंश्योरेंस क्लेम सबमिट करेंगे तो सेकंड एंट्री ऑन सबमिशन ऑफ क्लेम, बीमा कंपनी से दावा प्रस्तुत करने पर, ऑन सबमिशन ऑफ क्लेम ये हेडिंग है हमारा. दावा प्रस्तुत करने पर हमारी
हमारी एंट्री बनेगी ये इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस क्लेम अब आपका एसेट बन जाएगा और जो लॉस बाय फायर को आपने डेबिट किया था उसको आप यहां क्रेडिट कर दो, लॉस बाय फायर अकाउंट। तो आपका 50,000 का माल नष्ट हुआ तो लॉस बाय फायर को डेबिट किया। अब उसके बाद में आपने इंश्योरेंस क्लेम को डेबिट कर दिया। प्रोसीडिंग ऑन दिस प्रीमाइज दैट इंश्योरेंस कंपनी विल इंडेमनिफाई योर लॉस, इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट योर लॉस। तो हमारी एंट्री बनी इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट 50,000। जब आपने बिजनेस में जब आग लगी थी तो बीमा कंपनी को भी बुलाया था, ऑफिसर को बुलाया था, उसने ऑब्जर्व करके अपनी रिपोर्ट दिया था और वो आपने 50,000 क्लेम मांगा है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 50,000 आपको बीमा कंपनी दे देगी। अगर आपका जेन्युइन केस लगता है तो 50,000 पूरे भी मिल सकते हैं, अदरवाइज 5-10 हजार पे कम भी हो सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिसर कहेगा कि मेरे हिसाब से तो लॉस 40,000 का ही है। तो वो असेसमेंट करते हैं आपके सारे बुक्स और अकाउंट्स देखकर और फायर की सिचुएशन को देखकर, ठीक है। तो यहाँ बी क्लेम सबमिटेड है हमारा सेकंड एंट्री का नरेशन है। क्लेम सबमिट होने के बाद में 10-15 दिन बाद में बीमा कंपनी इसका असेसमेंट करके फिर उसका क्लेम को एक्सेप्ट करेगी। तो थर्ड एंट्री ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ क्लेम, बीमा दावा स्वीकार ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम मतलब दावा। अब अगर मान लो बीमा कंपनी ने आपका पूरा दावा स्वीकार कर लिया तो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लेम इंश्योरेंस कंपनी विल बिकम योर डेटर और आपका जो क्लेम अकाउंट आपने खोला था वो बंद हो जाएगा। अगर फुल अमाउंट ऑफ क्लेम एक्सेप्ट हुआ तब हमारी एंट्री होगी क्या, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। ये पूरे अमाउंट एक्सेप्ट हो जाएंगे। अगर आपने 50,000 का क्लेम किया, 50,000 का माल लॉस हुआ और 50,000 पूरे क्लेम एक्सेप्ट हो गया तो आप देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट 50,000 बी क्लेम एक्सेप्टेड। लेकिन अगर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बीमा कंपनी आपका जो पूरा क्लेम एक्सेप्ट नहीं करके 45,000 ही स्वीकार किया तब हमारी क्या एंट्री बनेगी, तो फिर थर्ड एंट्री है ना ऐसे हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट जितना क्लेम एक्सेप्ट हुआ। सपोज आपका 50,000 में से बीमा कंपनी ने 44,000 ही स्वीकार किया जबकि आपका लॉस तो 50,000 है तो 6,000 आपको बियर करना पड़ेगा। तो वो आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड ऑफ द ईयर बनाया जाने वाला हमारा एक फाइनल अकाउंट है, उसके डेबिट में सारे लॉसेज आते हैं। तो हमारी एंट्री बनेगी अगर पूरा क्लेम स्वीकार नहीं होता है तो जितना स्वीकार हो गया उतना तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट, जितने रुपए कम स्वीकार हुए वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेंगे और इधर हम लिखेंगे टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। तो ये क्लेम अकाउंट जो हमने थर्ड एंट्री में जो है ना सेकंड एंट्री में क्लेम को डेबिट किया था और जब क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है तब हमें ना क्लेम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और नरेशन हो जाएगा बीइंग इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड, ठीक है। अब चौथी एंट्री फाइनल एंट्री, जितना क्लेम बीमा कंपनी ने एक्सेप्ट किया उतना रुपया वो बीमा कंपनी आपको पे कर देगी। तो फोर्थ एंट्री फॉर क्लेम रिसीव क्या होगी, बैक फॉर क्लेम रिसीव, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम का अमाउंट जितना एक्सेप्ट किया है उसका एक चेक बना के आपको आपके ऑफिस एड्रेस पर भेज देगी और वो एंट्री होगी फिर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ठीक है। और वो अगर 50,000 क्लेम पूरा एक्सेप्ट हुआ तो 50,000 हो जाएगा, अगर 44,000 एक्सेप्ट हुआ तो 44,000 हो जाएगा। इट मे बी ₹50,000 और इट मे बी ₹44,000, whatever amount of claim is accepted by insurance company that will be realized later on। तो ये हमारे 4 स्टेप हो सकते हैं अगर अलग अलग डेट पर, क्योंकि एक साथ तो सारे नहीं होते। पहले आप क्लेम सबमिट करते हैं, क्लेम सबमिट करने से पहले ही आप असेसमेंट करते हैं तो डेट ऑफ अकरेंस ऑफ फायर अलग होती है। फिर नेचुरली 7-10 दिन बाद में आप पूरा क्लेम एक्सेप्ट असेसमेंट करके फिर क्लेम सबमिट करते हैं। क्लेम सबमिट कर दिया ऐसा तो यानी बीमा कंपनी हाथों हाथ आपको पेमेंट कर देगी, नो। बीमा कंपनी का भी बहुत सारे काम है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो आपने जो क्लेम सबमिट किया है, क्लेम सबमिट करने के 10-15 दिन बाद में बीमा कंपनी आपका क्लेम एक्सेप्ट करने का पहले इंफॉर्मेशन देगी और जितना क्लेम एक्सेप्ट किया
उसके सप्ताह 10 दिन बाद में वो फॉर्मेलिटी होगी, चेक बन के आएगा। तो ये 4 स्टेप हो गए। अकरेंस ऑफ फायर पहला स्टेप, दूसरा स्टेप हो गया अकाउंटिंग में हमारा सबमिशन ऑफ क्लेम, थर्ड स्टेप होगा जिसकी एंट्री हम बनाएंगे एक्सेप्टेंस ऑफ क्लेम, और फोर्थ स्टेप होगा क्लेम अमाउंट रिसीव। तो यहाँ देखो पहली एंट्री में लॉस बाय फायर को डेबिट किया, दूसरी एंट्री में जब क्लेम सबमिट किया तो क्लेम डेबिट हो गया, क्लेम अकाउंट खुल गया, लॉस बाय फायर बंद हो गया। थर्ड एंट्री में जब क्लेम एक्सेप्ट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया हमने और क्लेम को हमने क्रेडिट कर दिया। और जब चौथी एंट्री क्या होगी, जब इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर है हमें रुपए पे कर देती है, चेक बिल आ जाता है, तब हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर दिया। तो थर्ड एंट्री में देखो कंपनी अकाउंट को डेबिट किया तो कंपनी अकाउंट खुल गया, फोर्थ एंट्री में वापस कंपनी को क्रेडिट किया तो कंपनी अकाउंट बंद हो गया। तो इस तरह से ये हमारी 4 सीक्वेंस में एंट्री होती है फॉर इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। लेकिन एग्जाम में आपके सीधा एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 बाय डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड ओनली 40% ऑफ योर क्लेम। और इसकी सब एक ही एंट्री बनानी है, तो कौन सी करोगे? थर्ड बी वाली। क्या होगी एंट्री? इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट 40,000, P&L अकाउंट डेबिट 10,000 एंड टू इंश्योरेंस क्लेम ऑब्लिक टू परचेज कर दो। जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट और P&L अकाउंट बनाना है, वहां बाहर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे टू इंश्योरेंस क्लेम की जगह आप टू परचेज करोगे, ताकि ये 50,000 रुपये जो है वो परचेज में से घट जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट जितना रुपया हमारा क्लेम एक्सेप्ट हुआ है वो भी बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा। इंश्योरेंस क्लेम 10,000 रुपये जो कम स्वीकार हुए वो हम P&L में लिखेंगे टू लॉस बाय फायर 10,000। ठीक है, तो यहाँ अगर एक एंट्री बनानी है तो टू इंश्योरेंस क्लेम ऑब्लिक टू परचेज कर देना। टू परचेज कब करना पड़ेगा? जब आप फाइनल अकाउंट बना रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर और ये लॉस बाय फायर का एडजस्टमेंट आपको एज ए फुट नोट ऑफ ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तब टू परचेज करना है। और अगर आपको यूं ही केवल जर्नल एंट्री बनानी है तो आप ये इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, टू इंश्योरेंस क्लेम कर देंगे और ऑब्लिक टू परचेज भी कर दो, ताकि तो उसका आपका पूरा नंबर मिल जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट insured goods loss by fire. If the goods loss by fire is not insured, it will be totally the loss of the business and there will be no recovery. But if your goods is insured, your business premises is insured, it is always better, it is always beneficial. Insurance is a contract to cover the risk of the businessman. Insurance company charge very negligible amount as premium and cover your whole risk. So it is always beneficial to purchase fire insurance policy या insurance policy against the goods to meet out all kind of loss from the insurance company. Thank you very much for watching this video.